हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हमारी सीआरएम की क्लास नंबर 6 है। हमने अभी तक 5 क्लास तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और आगे सिर्फ 4 क्लासेस आएगी। 10 क्लासेस में पूरा सीआरएम कंप्लीट करने की मैं कोशिश करूंगी। सपोज अगर ऐसे कुछ टॉपिक्स आते हैं जो हो नहीं पाए हैं सब्जेक्ट्स के, मतलब ऐसे चैप्टर्स में, तो वो क्वेश्चन आंसर के साथ में डिस्कस कर दूंगी, क्योंकि लंबा लंबा खींचने में कोई मतलब नहीं है। हम सारे जो क्लासेस है 40-40, 50-50 मिनट के इसमें ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को अगर आज का रिस्पांस सही आया, क्योंकि आज का जो क्लास है थोड़ा लंबा चलेगा, अगर आज का रिस्पांस सही आया तो फिर मैं 4 क्लासेस में ख़त्म कर दूँगी। नहीं आया तो फिर मुझे वो डिवाइड करते चलना पड़ेगा और मे बी अराउंड 7 to 8 क्लासेस चल जाएगी, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसा रिस्पांस देते हो आज की क्लास को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरा जनरल नॉलेज का ई बुक परचेस कर रखा है, बहुत बढ़िया बात है। नहीं परचेस किया है, परचेस कर लेना। मात्र 239 रुपीज़ में है। 2021 एडिशन का ही लेना, जिसमें ऑल सब्जेक्ट्स आता है, ठीक है। जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल नॉलेज, ठीक है। अप टू डेट है सब कुछ। प्लीज़ यही परचेस करना, ऑल सब्जेक्ट्स वाला ही, एंड इसी से पढ़ना। कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं गारंटी देती हूँ। इसके बाहर आपको कुछ भी क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। एक्चुअली देखो, मैं पेपर रोज़ एनालिसिस करती हूँ आपका, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है, अब ये हाई टाइम है कि आपने रिवीजन को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। सेकेंडली, आपने मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। और जो भी मिसलेनियस टॉपिक्स है, जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज, सीआरएम, मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स, हमने कंप्लीट कर रखा है। सीआरएम उतना बाकी है, बस बाकी सब तो हमने कंप्लीट कर रखा है। तो वो क्लासेस रिपीट मोड पे देखो। कहीं कहीं डेटा थोड़ा सा गलत बताया है, क्योंकि जो टीम है उनको भी सर्च करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगा। अपडेटेड डेटा हमको नहीं मिला था, उसको इग्नोर कर सकते हो। और बाकी जितना भी डेटा हम आपको बता रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज वाली क्लासेस में, वो लिख लो। और अगर आपने अभी तक नोट्स बना रखे, बहुत बढ़िया बात है। नहीं नोट्स बनाए हैं तो बना दो मिसलेनियस टॉपिक्स के, और उसको पढ़ना शुरू कर दो। ये बहुत ही ज़्यादा हाई टाइम है कि आपने रिवीजन करना स्टार्ट कर देना है, इस पीडीएफ से भी और बाकी जितने भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर रखे हैं उनसे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सीआरएम में पढ़ेंगे ट्रेंड्स इन सीआरएम, और इसमें भी हम सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स या फिर ई सीआरएम के बारे में बात करेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस 2018 के पेपर में आपको इकोनॉमिक एंड मार्केटिंग के सेक्शन में देखने को मिलेंगे। मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा था, कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग एंड जो इकोनॉमिक एंड मार्केटिंग है, वो जो मार्केटिंग है ये एक दूसरे से इंटरलिंक करते हैं। अगर कुछ टॉपिक्स हमने मार्केटिंग में पढ़ रखे हैं तो वो टॉपिक्स हमको सीआरएम में भी देखने को मिलेंगे, और जो सीआरएम में पढ़ेंगे वो मार्केटिंग में देखने को मिलेंगे। तो सब कुछ इंटरलिंक करते चलना है हमको, और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। 2018 का पेपर डाउनलोड कर लेना और देखना कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। मुझे तो गारंटी है कि आपको इकोनॉमिक एंड मार्केटिंग के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो देखो, हर चैप्टर के स्टार्टिंग में सीआरएम क्या होता है ये दिया गया है, जो भी मैं रेफरेंस बुक्स यूज़ कर रही हूँ उसमें। क्यों? क्योंकि ये नया सब्जेक्ट से हम भूल जाते हैं। तो सीआरएम क्या है बच्चों? कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग या मैनेजमेंट जो है, वो सारा का सारा फोकस किस पे करता है कि कस्टमर को किस तरह से क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड की जाए कि हमारा जो कस्टमर है वो किसी और के पास ना जाए। हमारे कस्टमर के साथ हमारी इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेशन हो, हम जो प्रोडक्ट डिलीवर करें या हम जो सर्विस डिलीवर करें वो अप टू डेट हो, बेंचमार्क उसका एकदम सेट होना चाहिए। और जो भी हम इंफॉर्मेशन हमारे कस्टमर की ले रहे हैं या हम उनको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में, वो सही हो और उनके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन उन्हें मिलना चाहिए तुरंत, है ना। तुरंत विदिन 48 आवर्स, 24 आवर्स, इस तरह से हम जो देखते हैं नॉर्मली। ट्रेंड्स इन सीआरएम जो है वो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक पार्ट बन चुका है। तो ये चैप्टर आपको बहुत आसान लगेगा, इसीलिए मैं जो है इसको थोड़ा सा फास्ट में लेके चलूँगी, ठीक है। बहुत ही आसान सब्जेक्ट है ये, चैप्टर है ये फ़िलहाल, क्योंकि ये हम रोज़ जीते हैं ये, ठीक है। ई सीआरएम हमारे ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं पार्ट है। तो देखो, सीआरएम क्या है? फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग एंड मेंटेनिंग, ठीक है, मेंटेन भी करना ज़रूरी है, एंड मेंटेनिंग क्वालिटी सर्विस फॉर कस्टमर्स बाय इफेक्टिवली कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, इंफॉर्मेशन एंड सोल्यूशन टू एड्रेस कस्टमर प्रॉब्लम्स, वांट्स एंड नीड्स, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अच्छा, सीआरएम क्या क्या इंक्लूड करता है? तो सीआरएम इंक्लूड करता है कॉल हैंडलिंग। जैसे कि हमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो हम तुरंत जो है कस्टमर केयर को फ़ोन कर देते हैं, और फिर वो हमारा जो भी
प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देते हैं। सेकेंडली है सेल्स ट्रैकिंग। सेल्स ट्रैकिंग में क्या होता है कि आपके सारे सेल्स, जितने भी सेल्स होता है वो सारा ट्रैक किया जाता है, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है कि आपने कब ख़रीदा था, कब जो है वो आपके पास पहुंचा है, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। मतलब कब डिस्पैच हुआ, कब डिलीवर हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या, क्या आपने रिटर्न किया, क्या रिप्लेसमेंट के लिए कुछ आपने किया क्या, तो ये सारा रिकॉर्ड किया जाता है उसमें। नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन सपोर्ट। ट्रांजेक्शन सपोर्ट में देखो ये टेक्नोलॉजिकली जो है ट्रांजेक्शन होता है, मतलब जो हमारा पैसों का लेन देन है, ये भी एक सपोर्ट वहाँ पे दिया जाता है। सपोज़ आपको रिप्लेसमेंट करना है तो रिप्लेस किया जाएगा, या रिफ़ंड करना है तो आपको फिर कितने दिनों में वो रिफ़ंड किया जाएगा। ऐसे तो नहीं होता है कि तुरंत रिफ़ंड होता है, बिल्कुल नहीं, 3 दिन 4 दिन के बाद जो है आपका रिफ़ंड किया जाता है। तो CRM क्या है, इतना सारा इंक्लूड करता है। हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ECRM। अब ECRM में एक्चुअली क्या होता है, देखो हम जो ऑनलाइन बिजनेस चलते हैं, ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस, हम जहाँ अभी अमेज़ॉन के साथ हमारा बिज़नेस होता है, हम कुछ भी खरीदते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हम मर्चेंट से मिले हैं या फिर मर्चेंट से हमारी बात हो रही है। जैसे ऑफलाइन में क्या होता है कि हम जाते हैं दुकान में, दुकानदार से हम कुछ खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं कि अगर कुछ होता है तो हमको रिप्लेसमेंट मिल जाएगा या रिफ़ंड हो जाएगा क्या इसका, या फिर इसकी कुछ गारंटी है या वारंटी समथिंग, इस तरह से हम पूछ लेते हैं। ECRM में क्या होता है कि भाई, तो ECRM में एक्चुअली आपको पर्सनलाइज कस्टमाइज सर्विस दी जाती है। यहाँ पे आपका और मर्चेंट का एक डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है। ऐसे नहीं होता है कि आपको कि आप उनसे मिले हो या समथिंग लाइक दैट, नो, ये पूरा ऑनलाइन चलता है, सब कुछ जैसे एकदम ऑनलाइन चलता है ना। तो ECRM के बारे में आपको सिंपल एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी क्वेश्चन में कि भाई मर्चेंट एंड जो हमारा बायर है उनका रिलेशनशिप अगर डिस्टेंट है तो इस बिजनेस को क्या कहा जाएगा, या फिर इस CRM को क्या कहा जाएगा, तो ये ECRM होता है, ठीक है। तो ECRM का इंट्रोडक्शन देखो, जैसे कि ECRM इज द एप्लीकेशन ऑफ CRM टू एन e-business strategy, includes the personalization and customization of customers experience and interaction with the e-business, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन मर्चेंट एंड कस्टमर इज डिस्टेंस, जैसे कि मैंने कहा कि व्यापारी और ग्राहक के बीच में दूर का रिश्ता होता है, दूर का, एकदम बहुत ही दूर का रिश्ता होता है। मतलब कभी आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब भी हम कुछ ऑर्डर करते हैं तो वो कभी राजस्थान से आता है, कभी दिल्ली से आता है, कभी महाराष्ट्र से, लाइक कि अगर आप कहीं किसी दूसरे स्टेट से ही, मोस्टली तो बहुत ही ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो दूसरे स्टेट से ही आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ECRM में क्या होता है, जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको रखना बहुत ही ज़्यादा लेस एक्सपेंसिव, कहेंगे बिल्कुल भी खर्चा नहीं होता है उनको रखने के लिए, मतलब उनका डेटा रिकॉर्ड वगैरह करने के लिए। किस तरह से, जैसे आपने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया, वहाँ पे ID पासवर्ड जनरेट कर लिया, आपको वो बहुत बढ़िया लगा एप्लीकेशन, आपने उनकी सर्विस देखी, आप क्या बन गए, उनके लॉयल कस्टमर बन गए। हमने मार्केटिंग में पढ़ रखा है लॉयल कस्टमर क्या होता है। तो लॉयल कस्टमर क्या करता है, फिर माउथ पब्लिसिटी करता है। माउथ पब्लिसिटी होती है तो अल्टीमेटली उस एप्लीकेशन को नए कस्टमर मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि उस कस्टमर को हमने पैसे दिए थे इस बात के लिए, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हम रेफरल के लिए पैसे दे देते हैं। जब आप रेफरल की बात हो जाती है कि ये आपने किसी को रेफ़र किया और उस बंदे ने या उस बंदी ने कुछ ख़रीदा तो आपको पैसे मिल जाएंगे, बट वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है जितना ज़्यादा एक एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा देना पड़ता है। तो ECRM लेस एक्सपेंसिव टू कीप कस्टमर्स दैन टू अक्वायर न्यू वंस, है ना। रिपीट कस्टमर्स हैव हायर लाइफ टाइम वैल्यू दैन वन टाइम बायर। अब ये क्या बोला है भाई, हायर लाइफ टाइम वैल्यू। तो हायर लाइफ टाइम वैल्यू या फिर कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या चीज़ होती है, ये एक एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होता है जो हर एक कस्टमर का, ठीक है, हर एक कस्टमर का एक एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कुछ समय के लिए, मे बी 10 साल 20 साल ऐसा कंसिडर करके चलते हैं कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां। और हमारे हर एक कस्टमर के, ठीक है, आप हो, मैं हूँ, कभी भी कोई एप्लीकेशन हम डाउनलोड करते हैं और कुछ खरीदते हैं तो वो हमारी एक कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू निकालते हैं। और वो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या होती है, एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो हमारी तरफ से उस कंपनी को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, अ कस्टमर्स लाइफ टाइम वैल्यू इज एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिराइव्ड फ्रॉम अ कस्टमर
ओवर अ डेजिग्नेटेड लेंथ ऑफ टाइम। अब ये डेजिग्नेटेड लेंथ ऑफ टाइम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। रेगुलर कस्टमर है तो वहाँ पे भी आपकी एक कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू वहाँ पे कंसिडर की जाती है। क्या मतलब, वो देखते ही आप लोगों को कह देंगे कि मैम ये ले लीजिए, अच्छा है, आप तो रेगुलर कस्टमर्स हो तो आपको इतना इतना हम डिस्काउंट भी दे देंगे, समथिंग यू नो। तो इस तरह से होता है कि आपको ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या होता है। तो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू होता है कि भाई एक एक्सपेक्टेड अमाउंट या फिर एक्सपेक्टेड डेट के लिए जो भी प्रॉफिट उस कस्टमर से मिलेगा कंपनी को, दैट्स इट, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। अच्छा, नेक्स्ट है एम्प्लॉय ट्रैकिंग डिवाइस। अब ट्रैकिंग डिवाइस ये भी एक ट्रेंड ही है, सीआरएम में एक ट्रेंड है। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि आपकी बॉडी में किस तरह का डिवाइस ट्रैकिंग डिवाइस वगैरह इम्प्लांट कर दिया, बिल्कुल नहीं, इस तरह से चीज़ें नहीं होती है। इसमें ऐसा होता है कि आपने अगर किसी एप्लीकेशन में आपका आईडी वगैरह रजिस्टर कर दिया, ठीक है, तो वो आपको ट्रैक करेंगे कि आपका बिहेवियर कैसा है, आप कौन से मंथ के कौन से हफ्ते में ज़्यादा खर्चा करते हो या कौन से हफ्ते में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हो। जिस तरह की भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हो उस तरह से आपका ट्रैकिंग किया जाएगा, आपका बिहेवियर ट्रैक किया जाएगा, वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस ट्रैक किया जाएगा। अब एक्सपीरियंस कैसे ट्रैक करेंगे, जैसे आप प्ले स्टोर पे कुछ भी डाउनलोड करते हो तो वो लोग आपको 2-3 दिन के बाद ही तुरंत ही उस एप्लीकेशन के बारे में एक जो है, जैसे कि उसका कितना स्टार आपका एक्सपीरियंस है या फिर क्या एक्सपीरियंस है, इस तरह का एक पॉपअप आपको मैसेज आ जाता है। आप अगर बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे उस एप्लीकेशन तो आप तुरंत 5 स्टार दे दोगे और कहोगे कि बहुत बढ़िया है, सब लोगों ने डाउनलोड करना चाहिए। और बहुत ही ज़्यादा ना खुश होंगे तो आप उसको 0 स्टार या फिर जस्ट 1 स्टार दे दोगे और फिर बहुत ही ज़्यादा गालियाँ दोगे कमेंट सेक्शन में, वो भी जो भी कमेंट करोगे आप या फिर मैसेज करोगे। तो इस तरह से चीज़ें होती है। तो इसमें आपका पर्सनलाइज एक्सपीरियंस देखा जाता है, ठीक है, पर्सनलाइज ईच विजिटर्स एक्सपीरियंस। नेक्स्टली फाइंड ट्रेंड्स इन कस्टमर यूज़। अब ट्रेंड माने कुछ भी ट्रेंड चलता है, जैसे मैंने आपको कहा था पिछली बार किस तरह से ट्रेंड चल रहा था कि पेंडेंट में आपके पपी का, जो भी आपका डॉगी होगा उसका इमेज जो है हर लड़की पहन रही थी। अब आजकल वो ट्रेंड चल रहा है कि अब देखना कुछ दैट गर्ल करके, दैट गर्ल माने कि आप जो है आप किस तरह से अपने आप को देखना चाहती हो, लाइक आने वाली 5 सालों में या 10 सालों में, या फिर जस्ट आप आपकी इम्प्रूव सेल्फ देखना चाहती हो। तो अगर आप इम्प्रूव सेल्फ देखना चाहती हो या देखना चाहते हो व्हाटएवर, तो आप क्या करोगे, आप क्या कंसिडर करोगे कि भाई मैं जल्दी सुबह उठ जाऊं। तो आप सुबह जल्दी उठ जाऊं तो एक तो अलार्म लगाना पड़ेगा, तो फिर वो अलार्म वाले जो भी डिवाइसेस होंगे वो आप बम्बार्टमेंट करेंगे, आपको वो ऐड दिखाएंगे, तो आप क्या करेंगे, खरीद लेंगे। सेकेंडली आप हेल्दी फूड खाना प्रेफर करोगे, क्योंकि आपको तो वो व्यक्ति बनना है ना जो कि आपसे हायर सेल्फ हो, आपसे अच्छा हो। तो फिर क्या होगा, हेल्दी फूड जो भी कंपनियां प्रोवाइड करती है वो आपको बम्बार्टमेंट करना शुरू कर देगी, एडवर्टाइजमेंट दिखाना शुरू कर देगी और आप लोग खरीद लोगे, तुरंत खरीद लोगे। ये इस तरह के ट्रेंड्स जो है ना, ये बड़ी बड़ी कंपनियां चलाती है। ये इन्फ्लुएंस को इतना ज़्यादा पैसा दे देती है कि आपको देखकर लगता है भाई मुझे भी ऐसा करना चाहिए, और आप लोग खरीद भी लेते हो। आप फिर उससे आगे क्या, जिम वगैरह प्रेफर करोगे, तो फिर जिम में जो पहने हुए आप कपड़े वगैरह, वो अलग जो जिम के कपड़े होते हैं उस तरह की एडवर्टाइजमेंट देखना शुरू कर दोगे, या फिर आप खुद ही सर्च करने लगोगे कि जिम के लिए ये कपड़े, तो फिर उस तरह के एड्स दिखने लगेंगे। समझ रहे हो कि इस तरह से आपको ट्रैक किया जाता है, आपके बिहेवियर, आपके पैटर्न से आपको ट्रैक किया जाता है। और आप लोग समझोगे कि भाई इतना ज़्यादा कैसे वो ट्रैक करते हैं, तो वो डेटा माइनिंग से ट्रैक करते हैं। डेटा माइनिंग में क्या होता है, बहुत ज़्यादा डेटा होता है आपके बारे में, और उस उतने ज़्यादा डेटा में कुछ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेटा है वो डेटा माइनिंग के सारे इंजीनियर उसको जो है खोद के निकालते हैं, ठीक है, खोद के इस तरह से निकालते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो निकल के आ जाती है, और बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन वो एक तो पूरी तरह से इरेज कर देते हैं या फिर उसको स्टोर करके रख देते हैं आने वाले कुछ सालों में यूज़ करने के लिए। बट जो इन्फॉर्मेशन वो निकालते हैं उस इन्फॉर्मेशन पे वो इतना ज़्यादा पैसा आपसे लेते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, विदाउट अ डाउट सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो लोग, आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। बट जैसा कि मैं मार्केटिंग में भी पढ़ाती थी और मैं अभी भी बोल रही हूँ कि कंपनी आपको बताती है कि आपको हमारे प्रोडक्ट की ज़रूरत है, ना कि उनको आपकी ज़रूरत है। समझ में आ रहा है, गेम इस तरह से चलता है, ठीक है।
नेक्स्ट है मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ वेबसाइट ओवर अ टाइम। तो ट्रैकिंग किस तरह से किया जाएगा कि भाई वेबसाइट जो है हमारी वो कभी क्रैश ना हो, वेबसाइट पे किसी तरह का लैग ना आए, किसी तरह का एरर ना आए, तो इसको हम जो है कंटिन्यूसली मेजर करते रहते हैं जो भी कंपनी है वो। आईडी कार्ड, अब आईडी कार्ड यानी ऐसा नहीं कि आपका कोई आधार कार्ड जैसा कुछ आईडी कार्ड बन जाए, नहीं, आईडी जो पासवर्ड वगैरह होता है आपका, उसी से एक तरह से आपको ट्रैक किया जा सकता है, आपके बिहेवियर को ट्रैक किया जा सकता है। नेक्स्ट ट्रेंड क्या है सीआरएम में? क्लिक थ्रू बैनर एडवर्टाइजमेंट। अब क्लिक थ्रू बैनर एडवर्टाइजमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा चलता है वेस्टर्न कल्चर में, तो ये बहुत ही ज़्यादा चलता है। जैसे अभी हाल फिलहाल मैं पिंटरेस्ट इतना ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, और पिंटरेस्ट में क्या होता है कि आप कोई भी इमेज देख रहे हो, ठीक है, कोई इमेज देख रहे हो, और फिर वो आपको इमेज अगर बहुत ही अच्छा लगा, जैसे कि अभी फिलहाल आजकल पेंटिंग का बहुत शौक चढ़ा है मुझे, तो मैं पेंटिंग के जितने भी इमेजेस देखती हूँ उसको क्लिक कर लिया, क्लिक करते ही तुरंत मुझे नीचे बहुत ही ज़्यादा एड्स दिखते हैं। एड्स कौन से? अमेज़ॉन के लिंक के, जहाँ पे वो सेम पेंट यूज़ किया गया है, ठीक है, जो भी वो पेंटर है उसने वो पेंट यूज़ किया है। मैं जैसे उसको क्लिक करती हूँ उस इमेज को, मैं तुरंत अमेज़ॉन के पेज पे पहुँच जाती हूँ, मुझे पता चल जाता है कि वो जो भी पेंट यूज़ किया गया है वो कितने पैसों का है, मतलब कितने रुपयों का है, और अगर सपोज़ वो फॉरेन का है तो वो कितने डॉलर वॉलर का है, वो सब कुछ पता चल जाता है। तो आप ये समझ रहे हो क्या होता है इसमें कि आप तुरंत जैसे ही क्लिक करते हो एडवर्टाइजमेंट में पहुंच जाते हो, और ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता है एडवर्टाइज़ करने के लिए। ये उस कंपनी जो भी एडवर्टाइज़ करती है उनको बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता है ये वाला जो ट्रेंड है, ठीक है। तो क्लिक थ्रू बैनर एडवर्टाइजमेंट, अगर आपको क्वेश्चन बना कि सबसे ज़्यादा लेस एक्सपेंसिव, ठीक है, लेस एक्सपेंसिव कौन सा है या फिर कम खर्चीला कौन सा है, तो आपको ये क्लिक करना है, क्लिक थ्रू बैनर एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो पढ़िए इसका स्टेटमेंट, क्लिक थ्रू एडवर्टाइजमेंट इनेबल विजिटर्स टू व्यू अ सर्विस और अ प्रोडक्ट बाय क्लिकिंग द एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। एडवर्टाइजर्स कैन लर्न व्हाट साइट्स जनरेट सेल्स, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि भाई जो भी एडवर्टाइज़र है, ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको कहा कि पिंटरेस्ट, तो पिंटरेस्ट एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोग कमाते हैं। कैसे? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ट्रेंड, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ECRM ट्रेंड। और इसमें क्या होता है कि जो भी ऐड देने वाली कंपनी है उसको पता चल जाता है कि कौन सी वेबसाइट हमको सबसे ज़्यादा जो है कमा के दे रही है, या फिर कौन सी वेबसाइट सबसे ज़्यादा कस्टमर ला के दे रही है, ठीक है। तो ये एक तरह से सेल जनरेट करने के बारे में बताता है। तो वो लोग उसी वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाएंगे, ना कि किसी अरे गरे वेबसाइट पे। जैसे पिंटरेस्ट पे बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, तो पिंटरेस्ट को बहुत ही ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज़ में उसको बहुत ही ज़्यादा सर पे बिठा रखा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे आपको इंस्पिरेशन मिल जाती है। अगर आपने कभी पिंटरेस्ट नहीं एप्लीकेशन देखा है तो आज देख लेना, कोई आप हॉबी परस्यू करते हो तो बहुत बढ़िया है वो एप्लीकेशन, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। आपको कुछ खरीदना नहीं है मत खरीदो, बट वहाँ पे आपको इंस्पिरेशन कोट मिल जाएंगे, आपको वहाँ पे पेंटिंग, अगर आपका शौक है तो पेंटिंग के लिए आइडियाज़ मिल जाएंगे, कोई भी अलग शौक है, मे बी आपको पोइट्री का शौक है वगैरह, तो आपको उस तरह की भी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेंड क्या है? ट्रैकिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। अब ट्रैकिंग एंड एनालाइजिंग डेटा किस तरह से किया जाता है? आपके फ़ोन में वेब बग्स या फिर गिफीज़ वगैरह जो है जनरेट कर दिए जाते हैं कंपनी के द्वारा। आपको पता भी नहीं होता है कि आपका डेटा लिया जा रहा है, आपका डेटा कुछ ट्रैक किया जा रहा है। अब ये कैसे करते हैं ये लोग? आपने जैसे गिफीस सुना है, आपने GIFs जो ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट्स होता है, इसमें क्या है कि जो फाइल ही होती है, बट ये इमेज के फॉर्मेट में होती है। इमेज इम्बेडेड किया जाता है उस फाइल में, और आप एक दूसरे को जब ये शेयर करते हो, ठीक है, तो आपके फ़ोन लोकेशंस, आपका IP एड्रेस, आपका बिहेवियर सब कुछ ट्रैक होता है, आपको पता भी नहीं चलता है, और आप एक व्हाट्सएप ग्रुप से दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में वो शेयर कर देते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये वेब बग्स या फिर GIFs का एक टाइप होता है। तो लास्ट ईयर 2018 में GIFs का फुल फॉर्म पूछा गया था, पिंटरेस्ट के बारे में भी पूछा गया था। तो प्लीज़ ध्यान देना, ये जो भी अच्छे एप्लीकेशंस आजकल मार्केट में हैं उनके बारे में ध्यान देना। CRM जैसे मैंने आपको कहा, ये आज का जो टॉपिक है ये पूरा हमारे लाइफ का पार्ट है, तो आपको आसान भी जाएगा। और आंखें खुली रखो, एग्ज़ाम तक आंखें और दिमाग इतना ज़्यादा खुला रखो कि चल क्या रहा है मार्केट में, ठीक है। जितना ज़्यादा करंट अफेयर इम्पॉर्टेंट है ना, CRM के लिए हमको जितना भी टेक्नोलॉजी हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आ रही है वो इम्पॉर्टेंट है, इतना याद रखो। एग्ज़ाम होने के बाद सब कुछ भूल जाओ, कोई आज से लोड नहीं है, बट
एग्ज़ाम में हमको CRM में एटलीस्ट 6 मार्क्स सिक्योर करने, 6 मार्क्स, ओके। तो देखो, अ टाइप ऑफ इमेज फाइल एम्बेडेड इन एन इमेज ऑन द स्क्रीन, जो कि गिफिज मैंने कहा आपको। साइट ओनर्स अलाउ कंपनीज, स्पेशली एडवर्टाइजिंग कंपनीज, टू हाइड दिस इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग प्रोग्राम ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर साइट्स। तो जो साइट ओनर्स होते हैं, जो वेबसाइट ओनर्स होते हैं, वो लोग जो भी एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज है या फिर कंपनीज हैं, उनको अलाउ कर देती है कि आपका डेटा वो ले ले, और वो जो भी एडवर्टाइजमेंट कंपनी है उनकी पहचान छुपा के रखती है। जैसे FB है, ठीक है, FB में आप लोगों ने देखा था कि आपका डेटा वगैरह कलेक्ट किया जाता है और बहुत बड़ा बवाल हुआ था। गूगल भी आपका डेटा पूरा कलेक्ट करके रखता है। गूगल ही क्या, सारी जितनी भी एप्लीकेशंस है वो सारी आपका डेटा कलेक्ट करके रखती है। अभी हाल फिलहाल में कोई फॉर्म फिलअप कर रही थी मेरी छोटी बहन का, तो उसमें ना उन्होंने सिंपली आई थिंक कोई बैंक का ही फॉर्म था या शायद कुछ फॉर्म था, तो उसमें डायरेक्टली उन्होंने स्टार्टिंग में ही पूछ लिया था मुझे कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है हम पब्लिकली उसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आप अलाउ करते हो, मतलब यस क्लिक करते हो, तभी आप आगे फॉर्म फिलअप कर पाओगे। इस तरह से चीज़ें कि डायरेक्टली, जैसे व्हाट्सएप का अभी हाल फिलहाल पिछले मंथ में जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का चल रहा था नाटक, वो यही है कि आपका जो डेटा है आपको बिना बताए ही चोरा जाता है। मतलब इस तरह से चोरी की जाती है कि आपको पता ही नहीं चलता है, ठीक है। ये तो इसमें देखो, एवरी टाइम अ यूज़र रिक्वेस्ट अ पेज विथ अ वेब बग ऑन इट, ठीक है। जैसे ही आप कोई भी वेब पेज या वेबसाइट ओपन करते हो तो उसमें एक वेब बग आ जाता है और वो आपको ट्रैक करते रहता है। द वेब बग सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू द वेब बग्स कंपनी सर्वर विच देन ट्रैक वेयर द यूज़र गोज ऑन द वेब। तो वो क्या ट्रैक करेगा, फिर आप उस वेबसाइट पे क्या चेक कर रहे हो, कुछ खरीद रहे हो क्या, कुछ खरीदने का चेक कर रहे हो क्या। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप जिम ज्वाइन करना चाहते हो, आप क्या करोगे, सबसे पहले जिम ज्वाइन करने से पहले कि उसके कपड़े वपड़े, ठीक है, जिम वाले कपड़े, आप फिर वो जो स्किपिंग रोप वगैरह, तो इस तरह की बॉटल वगैरह सब कुछ जो है, वाटर बॉटल वगैरह सब कुछ आप क्या करोगे, पहले सर्च करोगे, क्योंकि अभी ज़माना कौन सा है, अब ज़माना है ऑनलाइन का, पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है। नेक्स्ट है लॉग फाइल एनालिसिस। अब लॉग फाइल एनालिसिस क्या है, जो एनालिसिस होता है इसमें, इस ट्रेंड में क्या चलता है कि आप जैसे ही किसी भी एप्लीकेशन में या फिर किसी वेबसाइट पे आपका नाम वगैरह आप रजिस्टर कर रहे हो, तो रजिस्टर करते ही तुरंत वो आपको ट्रैक करना शुरू कर देते हैं कि भाई इस बंदी का बिहेवियर पैटर्न किस तरह से है। मतलब ये बंदी कितना टाइम जो है, या बंदा कितना टाइम फ़ोन देखता है, या फिर इस वेबसाइट पे कितना टाइम ये गुजारता है, इसका फ़ोन का एड्रेस क्या है, IP एड्रेस, ठीक है, उसका फ़ोन का IP एड्रेस क्या है, गूगल लोकेशन क्या है, उसका लोकेशन वगैरह सब कुछ देख लिया जाता है। बिहेवियर माने कि भाई कुछ कुछ लोगों का पैटर्न होता है ना कि सुबह उठते ही वो लोग फ़ोन चेक कर लेते हैं, ठीक है। कुछ लोगों का पैटर्न होता है कि वो रात में सोने से 2 घंटे पहले ही फ़ोन किसी कोने में पड़ा रख देंगे, फिर उसको 7-8 घंटे देखेंगे नहीं। कुछ लोगों का ऐसा पैटर्न होता है, और कुछ लोगों का ऐसा होता है कि भाई रात में सो ही जाएंगे और हाथ में फ़ोन रहेगा ही रहेगा। तो इन लोगों को किस तरह से सर्विस प्रोवाइड करना है, ये सब कुछ लॉग फाइल्स एनालिसिस में देखा जाता है। इसमें आपका डेटा बहुत ही अच्छी तरह से स्टोर किया जाता है, मतलब वो आपके बारे में आपसे अच्छा जानते हैं, समझ रहे हो, इस तरह की चीज़ें होती है डेटा में। आज के टाइम पे डेटा जितना इम्पोर्टेंट है ना, उतना ज़्यादा तो पैसा भी इम्पोर्टेंट नहीं है। पता है आपको, डेटा इतनी ज़्यादा पैसों में ख़रीदा जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां, हम लोगों जैसे जितने भी हम कस्टमर्स होते हैं, ऑनलाइन कस्टमर्स, उनका इस तरह से डेटा खरीदती है, हमको तो खुद को पता नहीं होता है, बट बेचने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। पता है क्या, कभी कभी आप लोगों ने ये गौर किया होगा कि जब ऑफलाइन वगैरह एग्ज़ाम्स होती है तो आपको पर्सनली कॉल आता है कि भाई इतने इतने पैसे दे दो, आपका जो है करा देंगे, या फिर आप 2 मार्क्स से रह रहे हो, करा देंगे। तो ये ऐसा क्यों आपका डेटा उनको मिल जाता है, क्योंकि ये डेटा खरीदते हैं लोग, ठीक है। ऑफलाइन में बहुत ही कम होता था, बट ऑनलाइन लोग एक तो खरीद लेंगे या फिर वो डेटा हैक कर लेंगे। तो इन्फॉर्मेशन इज़ द की राइट नाउ। अगर आप आगे चलकर, ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना डेटा किस तरह से सिक्योर किया जाए, इस तरह के कोर्सेज पे ध्यान देना, ठीक है। When visiting a site, you are submitting a request for information for the site server and the request is recorded in the log file। जैसे मैंने कहा आप लोगों की कि आपकी रिक्वेस्ट वगैरह सब कुछ लॉग फाइल में स्टोर की जाती है। लॉग फाइल कंसिस्ट ऑफ डेटा जनरेटेड बाय साइट विजिट्स इंक्लूडिंग ईच विजिटर्स लोकेशन, जैसे मैंने कहा गूगल लोकेशन, IP एड्रेस, टाइम ऑफ विजिट,
फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिट्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिट्स माने जैसे कि भाई ये बंदा कितनी बार इस वेबसाइट को देखता है या देखती है, ठीक है। अगर आप दिन में 4 बार वगैरह देखते, कोई करंट अफेयर वाला अगर आप देख रहे हो एप्लीकेशन या पेज, तो आप दिन में कितनी बार देखते हो। जैसे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करने वाला बच्चा है वो सुबह उठते ही करंट अफेयर का पेज ओपन कर लेगा, है ना। तो वो आपको उस तरह से बिहेवियरल पैटर्न आपका बता देगा और आपको उसी तरह के पेजेस या फिर एडवर्टाइजमेंट दिखाना शुरू कर देगा। नेक्स्ट है लॉग फाइल एनालिसिस, ऑर्गेनाइज एंड समराइज द इंफॉर्मेशन कंटेन इन द। अब डेटा माइनिंग में क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा डेटा खनन, तो इसके बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने निकाल रखे हैं। डेटा माइनिंग से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा इस साल, तो डोंट वरी, आप लोगों के क्वेश्चन आंसर में मैं डिस्कस कर लूँगी ये। तो डेटा माइनिंग में बहुत ही ज़्यादा डेटा से एक डेटा ऐसा चुराया जाता है या फिर ऐसा डेटा खोद के निकाला जाता है जिसमें या जिस डेटा से अगली कंपनी को बहुत फ़ायदा हो। कोई भी कंपनी मुझे एक कस्टमर की तरह ट्रीट कर रही है, ठीक है, तो वो मेरा डेटा माइनिंग कैसा करेगी। मतलब मेरा बहुत ही ज़्यादा डेटा है, जैसे देखो डेली लोकेशन वगैरह चेक करना, ओला के लिए लोकेशन ऐड करना, ठीक है, आने जाने के लिए लोकेशन ऐड करना। सेकेंडली मैं क्या करूँगी कि मैं बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ, तो मैं बुक्स वगैरह जो है किंडल वगैरह वर्जन वगैरह देख लेना। किंडल का वर्जन मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो फिर मैं उसको ऑफलाइन मंगा लेती हूँ, ऑफलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। ये मेरा बिहेवियर पैटर्न। या फिर मैं स्विगी से बहुत ज़्यादा खाना मंगाती हूँ, तो ये मेरा बिहेवियर पैटर्न, ठीक है। एंड आजकल क्या चल रहा है, पेंटिंग वाला। जैसे कि मैंने कहा कि पेंटिंग का बहुत ही शौक, पता नहीं क्यों, तो पेंटिंग बहुत ज़्यादा कर रही हूँ आजकल। तो आप देख रहे हो अब इस सारे डेटा में जो भी कंपनी होगी उसके पास मेरा बहुत ज़्यादा डेटा है। अब इस सारे डेटा में सबसे इंपॉर्टेंट डेटा क्या हो गया उसके लिए, पेंटिंग वाला। पेंटिंग वाली चीज़ उसके लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि आजकल मैं वो नया कुछ सर्च कर रही हूँ, तो मुझे किस तरह की एड्स मिलेगी हर एक वेबसाइट पे, या फिर मैं यूट्यूब भी ओपन कर लूँ तो मुझे किस तरह की ऐड मिलेंगी, पेंटिंग वाली ऐड मिलेंगी। मुझे कुछ इंस्पिरेशनल कोट मिलेंगे, मुझे लाइक आइडियाज़ मिलेंगी पेंटिंग्स के लिए, तो मैं उस पेज पे जाऊँगी, उस पेज में जो भी एड्स होंगे वो पैसे मिल जाएंगे उस वेबसाइट वाले को। तो इस तरह से डेटा माइनिंग होती है। आपके बिहेवियर को वो इतना अच्छे से देख लेते हैं, उनके पास इतना ज़्यादा डेटा होता है, उस डेटा में से सबसे इंपॉर्टेंट डेटा वो खींच के निकालते हैं और उससे प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कस्टमर रजिस्ट्रेशन। अब कस्टमर रजिस्ट्रेशन में क्या होता है कि जो भी विजिटर्स होता है, जो भी आप हो, मैं हूँ, जो भी विजिटर्स है, वो एक फॉर्म फिल आउट करते हैं, ठीक है, जिसमें आप आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन देते हो और उस पर्सनल इन्फॉर्मेशन से आपकी एक प्रोफाइल क्रिएट की जाती है, ठीक है। आपकी प्रोफाइल क्रिएट की जाती है और उस प्रोफाइल के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से, आपके बिहेवियर पैटर्न के हिसाब से आपको प्रोडक्ट या सर्विस रिकमेंड की जाती है। और ये बेनिफिट किसको पड़ता है, हमको पड़ता है, नॉर्मली कस्टमर्स को ही। मुझे लगता है कि कस्टमर रजिस्ट्रेशन में हमको ज़्यादा बेनिफिट होता है कि हमें ज़्यादा इधर उधर सर्च करना नहीं पड़ता है। कंपनी को पता चल जाता है कि ये एज ग्रुप के बच्चे हैं, ठीक है, 20 से 25 साल के एज ग्रुप के बच्चे, तो इनको किस तरह से प्रोडक्ट या सर्विस हम लोग रेकमेंड करें, तरह से मिल जाती है कि हमें उस चीज़ के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, तुरंत ही फिर वो रिकमेंडेशन देखेंगे, हाँ भाई मुझे इसकी ज़रूरत है, मैं इसे खरीद लूँगा, ठीक है। इस तरह से जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है, वो आगे हम पढ़ेंगे, तो इस तरह की चीज़ें होती है, ठीक है। तो कस्टमर रजिस्ट्रेशन में क्या है कि आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपका प्रोफाइल क्रिएट किया, उस प्रोफाइल क्रिएशन के तुरंत बाद ही आपको प्रोडक्ट सर्विस रिकमेंड किए जाते हैं कंपनीज़ के द्वारा, जस्ट बिकॉज कि आपने आपका खुद का प्रोफाइल इस तरह से क्रिएट कर रखा है। उनको एज ग्रुप वगैरह सब कुछ समझ में आ जाता है, ठीक है। व्हेन कस्टमर लॉग ऑन यूजिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड, देयर एक्शंस कैन बी ट्रैक एंड स्टोर्ड इन द डेटाबेस, ठीक है। नेक्स्ट है कुकीज़। अब ये कुकीज़ के बारे में लास्ट ईयर क्वेश्चन बना था 2018 में, तो प्लीज़ याद रखना, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी बातें हैं, जैसे मैंने कहा कि डेटा से रिलेटेड कोई भी बातें हैं तो आपको वो याद रखने। अब कुकीज़ में क्या होता है कि भाई ये एक काइंड ऑफ फाइल होती है, टेक्स्ट फाइल होती है, स्टोर की जाती है वेबसाइट में ऑन इंडिविजुअल पर्सनल कंप्यूटर। जैसे आपने कुछ क्लिक वगैरह कर दिया, ठीक है, कुछ भी वेबसाइट आपने देखी, तो वो वहाँ पर तुरंत आपको वहाँ पर आ जाता है, पॉपअप मैसेज आ जाता है कि ये जो वेबसाइट है वो कुकीज़ जनरेट करती है। अब कुकीज़ क्यों जनरेट करते हैं, कुकीज़ एक तरह का टेक्स्ट फाइल होता है, टेक्स्ट फाइल, जिसमें आपको आपका बिहेवियर, ठीक है, जैसे माने अगर आपने किसी वेबसाइट को क्लिक किया, ठीक है, वहाँ पे उसने कुकीज़ जनरेट किया, तो अगली बार आप अगर उस वेबसाइट पे जाओगे तो वो तुरंत ही आपका बिहेवियर पैटर्न वो जान जाएंगे, वो कुकीज़ जो है वो जनरेट कर देंगे जो आपको चाहिए,
ठीक है, इस तरह से होता है ये चीज़। तो ये क्वेश्चन बना था लास्ट ईयर, तो प्लीज़ कुकीज़ का अच्छे से पढ़ के जाना है आपको, इस बार भी बन सकता है। तो a text file stored by a website on an individual personal computer that allows a site to track the actions of a site। तो वो वेबसाइट के एक्शंस, आप जो एक्शंस ले रहे हो उस वेबसाइट पे वो ट्रैक किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कुकीज़। और कुकीज़ ऐसा होता है ना कि आप लोग रीड नहीं कर सकते, मैंने माने आप और मैं, कोई भी जो भी इंसान होगा जिसके भी वो उस वेबसाइट अगर कुकीज़ जनरेट कर रही है, तो हम लोग आम इंसान उसको रीड नहीं कर सकते, वही इंसान रीड कर सकता है जिसने वो कुकीज़ इम्प्लांट कर रखी है उस वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। Information collected is intended to be an anonymous account of logon times, the length of stay at the site, purchase made on the site previously visited and the site visited next। तो देख रहे हो आप लोग कि क्या क्या ये लोग स्टोर करके रख रहे हैं कि आपका जितना भी डेटा है ये एक बेनामी अकाउंट में जाके स्टोर होता है। बेनामी अकाउंट में क्या क्या स्टोर होगा, फिर आपने उस वेबसाइट को कितनी बार क्लिक किया है, आपने उस वेबसाइट से क्या क्या ख़रीदा है, आपका बिहेवियर पैटर्न क्या है, आपने उस वेबसाइट को फिर से कब जो है रिस्टार्ट किया है, या फिर उसको नेक्स्ट टाइम कब आपने वहाँ से परचेस वगैरह किया है, ठीक है। डज नॉट इंट्रैक्ट विथ अदर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द सिस्टम। अब ये आपके दूसरे जो भी इंफॉर्मेशन है उसके साथ इंट्रैक्शन नहीं होता है, बस उसी वेबसाइट से जितना ज़्यादा आपका इंटरचेंज होगा इंफॉर्मेशन वही वो लोग इंट्रैक्ट करेंगे, वो कुकीज़ इंट्रैक्ट करेंगे। कैन ओनली बी रीड बाय द होस्ट दैट सेट्स देम ऑन अ पर्सनस कंप्यूटर। जैसा मैंने कहा कि ये हम लोग रीड नहीं कर सकते, वो लोग रीड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटेलिजेंट एजेंट्स। अब इंटेलिजेंट एजेंट्स यानी आर्टिफिशियल एजेंट्स, जैसे कि एलेक्सा हो गई, जैसे कि गूगल, जो भी हमारा गूगल वाला गूगल असिस्टेंस हो गया। तो ये क्या करेंगे, ये आपका बिहेवियर पैटर्न इस तरह से वो लोग निचोड़ लेंगे, ठीक है, कि आपको क्या चाहिए अगले तुरंत वक्त पे, कि विद इन अ सेकेंड आपका रिएक्शन क्या होगा, विद इन अ सेकेंड आपको क्या खरीदना है, विद इन अ सेकेंड आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, ये लोग पता कर लेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आने वाला टाइम जो होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा, ठीक है। तो अ प्रोग्राम दैट कैन बी यूज ऑन अ वेब टू असिस्ट अ यूजर इन द completion of specified task including searching for information and automating tasks can be used as a personalized mechanisms by providing content related to the users interest, ठीक है। तो ये क्या होता है कि भाई ये इस तरह से आपका पर्सनलाइज डेटा मैकेनिज्म इस तरह से ये लोग स्टोर करके रख देते हैं कि आपका जो भी इंटरेक्शन होगा या फिर आपका किस तरह से बिहेवियर पैटर्न होगा, ये इंटेलिजेंस जो एजेंट है, ठीक है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एजेंट है इसको पता चल जाता है। अगर आपके घर पे एलेक्सा वगैरह होगा तो आपको पता होगा कि उसका बिहेवियर कैसा है, जैसे ही आप तुरंत क्वेश्चन करोगे वो बता देगी। गूगल असिस्टेंट भी आप लोग यूज़ करते होंगे तो तुरंत बता देगी, तुरंत उससे रिलेटेड कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन है वो आपको रेकमेंड कर देगी, ठीक है। इस तरह से होता है। वो करेगा, जो भी इंटेलिजेंट एजेंट होगा वो क्या क्या ऑब्जर्व करेगा कि भाई ये बंदी का वेब जो सर्फिंग है वो किस तरह की हैबिट्स है इसकी। जैसे मैंने कहा कि सुबह उठते ही कोई लोग फ़ोन वगैरह देख लेते तो इनका वेब सर्फिंग जो हैबिट है इस तरह से है। परचेसिंग बिहेवियर कैसा है, जैसा मैंने कहा कि मैं स्विगी से बहुत ज़्यादा जो है क्या कहते हैं उसको खाने के लिए मंगा लेती हूँ, जो भी डिशेस है वगैरह, स्वीट डिशेस वगैरह मंगा लेती हूँ। तो मुझे स्विगी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट क्या करेगा, उस तरह से पॉपअप मैसेज दे देगा कि भाई ये इतना इतना जो है डिस्काउंट चल रहा है, या फिर नई डिश आई है, ये डिश रिकमेंड की जा रही है इस रेस्टोरेंट से, इस तरह से चीज़ें है ना। टू रिकमेंड न्यू प्रोडक्ट टू बाय और साइट टू विजिट्स, जैसा कि मैंने जस्ट आपको कहा। Can be help e-business offer a level of customer service similar to the person to person interaction। अब ये किस तरह से होता है कि भाई अगर कोई नॉर्मल पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन होता है तो क्या पता चलता है कि उस अगले बंदे का बिहेवियर पैटर्न क्या है, अगर हमको पता चल जाए तो हम उसको बता दें कि भाई तू ये प्रोडक्ट खरीद ले। उसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पर्सन टू पर्सन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता, पर्सन टू पर्सन कोई इंटरेक्शन नहीं होता, इसमें इंटेलिजेंट एजेंट इंटरेक्ट कर रहा है हमारे साथ, इस तरह से चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट है पर्सनलाइजेशन वर्सेस प्राइवेसी। अब पर्सनलाइजेशन वर्सेस प्राइवेसी क्या चीज़ होती है कि कुछ पीपल होते हैं जो फील करते हैं कि भाई हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो हमारी पर्सनल जितनी भी डेटा हमारा है उसके ऊपर कोई भी
किसी तरह का इन्विजन ना कर दे। इन्विजन का मतलब होता है कि आक्रमण ना हो हमारी प्राइवेसी पे, पर्सनल चीज़ें पर्सनल होनी चाहिए, ठीक है। और अदर जो होते हैं, कुछ पीपल होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि उनका जो डेटा है वो चोरी हो रहा है या फिर उनका डेटा ट्रैक किया जा रहा है। कुछ इतने बेचारे लोग होते हैं, कुछ इतने सादे भोले लोग होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती है, ठीक है। तो सम पीपल जो फील पर्सनलाइजेशन रिप्रेजेंट इन्विजन ऑफ प्राइवेसी and other may not be aware that data is being collected and personalization is occurring at a site, ठीक है। Marketers must be discreet about the way they use personal information gained from the data research। तो मार्केटर्स माने जो बड़े बड़े जाइंट कंपनियां होती है एक्चुअली वो लोग अकाउंटेबल है हमारा डेटा चोरी करने के लिए या फिर हमारा डेटा स्टोर करने के लिए। फिर भी वो लोग बिल्कुल भी वो लोग ऐसे समझते कि उनके बिना कुछ नहीं चलेगा, और अगर आप लोग आपका डेटा उनके साथ शेयर नहीं करोगे तो उनका तो घर आराम से चल जाएगा लेकिन आपका घर नहीं चलेगा। मतलब समझ रहे हो कि चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, इस तरह की चीज़ें होती है, ठीक है। नेक्स्ट है ईमेल। अब ईमेल तो देखो, ईमेल तो बहुत ही लेस एक्सपेंसिव कस्टमर सर्विस है। इसमें आपको क्या नहीं, कुछ टाइपिंग करना है, दैट्स इट, और आपका ईमेल उनके पास पहुंच जाएगा। 48 आवर्स के अंदर आपको अगर रिप्लाई आता है या 48 आवर्स के अंदर आपको अगर आपके भी काम का जो कुछ customers may be not be willing to wait long for an email reply, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि ideally a response to customers email inquiry should be completed within 48 hours। 48 आवर्स का होता है ये ईमेल का। पर्सनली आप लोग देखना, जब आप ऑफिस वगैरह में काम करना शुरू कर दोगे तो ईमेल का जितना भी आप इंक्वायरी करते हो, किसी भी दूसरे ऑफिस में ईमेल वगैरह करते हो, तो वो विदिन 48 आवर्स आपको उसका रिप्लाई आ जाता है वर्किंग डेज में। अगर वीक डेज में वगैरह किया तो फिर नहीं आता है। अगर जैसे फ्राइडे के दिन कर दिया और दूसरे दिन वीकेंड है, सैटरडे संडे, आपको रिप्लाई नहीं आएगा, फिर आपको मंडे के दिन रिप्लाई तुरंत आ जाता है, ठीक है। इस तरह से होता है। तो ईमेल बहुत ही लेस एक्सपेंसिव सर्विस है। ये भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। ईमेल या फिर जो कस्टमर का एनालिसिस डेटा है वो भी एक क्लिक थ्रू जो एडवर्टाइजमेंट वाला था, जैसे मैंने आपको बताया था, वो भी एक बहुत ही ज़्यादा लेस एक्सपेंसिव है और ईमेल भी लेस एक्सपेंसिव है। अगर दोनों में से दो भी अगर ऑप्शंस मिले तो फिर आपको ईमेल क्लिक करना है। क्या क्लिक करना है? ईमेल क्लिक करना है। अगर ईमेल नहीं है तो फिर क्लिक थ्रू एडवर्टाइजमेंट बैनर वाला वो आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि क्या डिफरेंट टाइप्स के ट्रेंड्स होते हैं हमारी CRM में। ECRM क्या है, डेटा माइनिंग क्या था, सब कुछ हमने पढ़ लिया है। कुकीज़ क्या था हमने पढ़ लिया है। तो प्लीज़ इसका अच्छे से रिवीजन करना। PDF आपको मिल जाएगा, टीम PDF आपको दे देगी। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। फिर भी आप वहाँ से ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो टेलीग्राम जो भी एप्लीकेशन है वहाँ पे एम रेलवे सर्च करना, आपको मेरे चैनल का लोगो दिख जाएगा। कुछ 11,000 प्लस जो है सब्सक्राइबर है वहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना, ज्वाइन कर लेना चैनल को, और सारे जितने भी PDFs मिले हैं उनको डाउनलोड करना और अच्छे से रिवीजन करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप